आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे कैसे जो है ग्रामीण बैंक का जो जीए आता है वो डिफरेंट है जो दूसरे एग्जाम से, जैसे कि आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क से। और ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो ग्रामीण बैंक का जो जीए है वो सबसे ज़्यादा हार्ड और टफ माना जाता है। हम उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, सारी सारी चीज़ें मैं इसके साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आरआरबी पीओ के बारे में बात करें या आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। जहाँ पे आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में 6 महीने करंट अफेयर्स आता है, वैसा नहीं होता आरआरबी पीओ में। ये मैं आपको टोटल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, प्रूफ के साथ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसके साथ मैं दिखाऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले तो एनालाइज करते हैं किस तरह से जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ जो पिछली बार हुआ था, पिछले साल हुआ था, वो हुआ था 24 सितंबर 29 सितंबर 2024 को। 29 सितंबर 2024 को जो है आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था, जिसमें आपको मिलेगी अगस्त के महीने में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जुलाई के महीने में एक क्वेश्चन आया था, जून के महीने में 7 क्वेश्चन आए थे, मई के महीने में 6, अप्रैल के महीने में 7। उसके बाद आप चलोगे तो मार्च से 3, फेब से 2 और जनवरी से 1। आप देख सकते हो कि जनवरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कुछ नया नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। आरआरबी के एग्जाम्स में जो है टोटल 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है, 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान देना। ये कोई आपका आईपीएस पीओ का एग्जाम नहीं है, ना ही ये आईपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है जहाँ पे 6 महीने पढ़ के जाओगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, जीए में आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इसका मतलब क्या, हमें 10 महीने का पढ़ने की जरूरत है या 8 महीने का पढ़ने की जरूरत है, हम इसको समझते हैं। ये जो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक मान सकते हो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनवरी में पूछा गया था। उसके बाद बात करें फरवरी में भी सेम चीज है, वो बार बार रिपीट हुआ है। बार बार मतलब जुलाई में भी एक बार रिपीट हुआ था, उसको फिर लिंक करते हुए फैब से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको क्या ध्यान देना है, अगर बात करें आईपीएस पीयू की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो न्यूज पढ़ रहे हो उसका जो बैकग्राउंड न्यूज है उसको भी कवर करना है। कोई स्कीम आ रहा है उसको भी कवर करना है, उसको भी पढ़ना है। क्योंकि मेरी बात करें, मैं भी आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको पीडीएफ इस तरह से प्रोवाइड करता हूँ कि आपके लिए एक तो छोटा रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स को रिवाइज कर पाओ। सेम चीज़ जितने भी बड़े बड़े जो एडटेक है वो भी वही करते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या करना है, इसलिए आपको क्या करना है कि आपने कोई स्कीम पढ़ा, ठीक है, मैं स्कीम वाला पीडीएफ भी आपको अलग से देता हूँ और बाकी सारे भी देते ही होंगे। तो स्कीम आपने अलग से पढ़ा कहीं पे, उस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत जो है गूगल कर लो। कितने टाइम लगेगा गूगल करने में, तो उस स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत गूगल कर लो, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। जब आप ये सब चीज़ पढ़ लेते हो ना, तो आपका बैकग्राउंड वाला न्यूज़ जो है वो कवर्ड रहता है, और उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये भी नहीं छूटते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अब ये बताओ कि कितने महीने का पढ़ना है। फिर आपको 6 महीने का ही पढ़ना है। ठीक है, 6 महीने का ही पढ़ना है, लेकिन जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हो उसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ो, थोड़ा लिंक करके जो प्रीवियस जो न्यूज़ था उसको भी पढ़ते हुए जाओ, तो फिर आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। अगर बात करें आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ में देखो कि 2 महीने में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, अगस्त में तो 0 आए थे, जुलाई में एक क्वेश्चन आया था, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वो आप देख सकते हो कि जून में और फिर अप्रैल से आया था। ये आपको मेजर चंक्स मिलेगा जहां से क्वेश्चंस आए थे। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें से देखोगे तो 14 14 20 नंबर का 50% पेपर तो आपका सिर्फ ये 3 महीने से आया है। ठीक है, ये सेम सिनेरियो जो है आपको आरआरबी क्लर्क में नहीं मिलेगा। हर बार बैंकिंग एग्जाम्स में ये रहता है कि हर बार सेम सिनेरियो नहीं रहता, बहुत अलग अलग सिनेरियो में जो है पेपर पूछा जाता है। अगर बात करें आरआरबी पीओ की, मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पे अगस्त 2023 और अगस्त 2022 से भी क्वेश्चन आए गए थे। ठीक है, तो ये जो 2022 2023 जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब देख के डरना नहीं है आपको, ये क्वेश्चन होता है स्किप करने के लिए। बहुत बच्चे इसी से डर जाते हैं कि यार आरआरबी पीओ में तो इतना पुराना क्वेश्चन पूछा तो पढ़ के जाके फायदा क्या है। तो बहुत लोग नहीं भी पढ़ के जाते, तो सबसे बड़ी गलती है। डेफिनेटली पढ़ के जाना है, लेकिन 6 महीने ही पढ़ना है। 6 महीने आपको डीपली पढ़ना है। कुछ टॉपिक जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले बार बताया, पिछले वीडियो में बताया, मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिपीट कर दूंगा वो चीज़, और वो सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें जो है आप ऊपर ऊपर से पढ़ना है। कितना ऊपर ऊपर से पढ़ना है मैं वो भी आप बताऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद बात करें बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है कि नहीं, इसके बारे में अगर बात करें, आरआरबी पीओ का एग्जाम, मेंस का एग्जाम दिसंबर में मिलेगा। ठीक है, 28 दिसंबर के आसपास है, और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आपको फेब में मिलने वाला है। तब तक बजट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली पढ़ लेना, एटलीस्ट बजट पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हो तो इतना कोई नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बजट के क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये मोस्टली अभी के टाइम पे जो आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, ये सब जो आने वाला है यहीं पे कवर हो जाएगा, जितने क्वेश्चन इनको पूछना रहेगा।
उसके बाद आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ आने तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि बजट पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ सकते तो उसको स्किप करते हुए चलोगे तब भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। अब हम एनालाइज करते हैं आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स को। आरआरबी क्लर्क का जो पिछली बार एग्जाम था वो था 10 सितंबर 2023 में। आपको मिलेगा कि सितंबर में एग्जाम हुआ है, इसके बाद अगस्त से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, सितंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया दोनों में। अगस्त से 5 नंबर का पूछा गया, जुलाई से 8 नंबर का, जून से 5 नंबर का, मई से 7 नंबर का, ऊपर से फिर अप्रैल में 4 नंबर का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन जो है आपको यही से मिल रहा है। ठीक है, तो यही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन जो है फैब से पूछे गए थे। तो बच्चे क्या करते हैं, डर डर के क्या करते हैं, आरआरबी के एग्जाम्स के बारे में बात करें तो बच्चे डरे हुए होते हैं कि हमें 8 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो वो क्या करते हैं कि जो पिछला जो मंथ का एग्जाम, पिछला जो मंथ रह गया, जैसे फरवरी के बारे में बात करें या जनवरी के बारे में बात करें, ये भी पढ़ लेते हैं एग्जाम में। और बाद में क्या होता है कि सब कुछ हॉशपॉश हो जाता है, बिकॉज आपको इतना करंट अफेयर्स पढ़ना है, 8 महीने करंट अफेयर्स कम नहीं होता और हमें डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, बैंकिंग जो भी एस्पिरेंट है इनको। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो 6 महीने इसको डिटेल पढ़ो, बाकी अगर पढ़ सकते हो तो बेटर है, जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, आप ऑलरेडी आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे होंगे, और आईपीएस पीओ के बारे में बात करें तो अगर आप आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी अप्रैल से पढ़ना चालू कर दिया होगा करंट अफेयर्स। और आरआरबी पीओ के बारे में बात करें तो आरआरबी पीओ का एग्जाम कब है, आरआरबी पीओ का एग्जाम आपको मिलेगा दिसंबर में, जैसे मैं आपको बताया। तो अगर अभी से पढ़ते हुए चलोगे, अप्रैल से पढ़ोगे नवंबर तक, टोटल आपका जो है यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अराउंड 8 मंथ्स आपका यहीं पे कवर्ड हो जाएगा। तो अगर आप आईपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो चीज़ याद रखना है कि आपको जून से करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, आरआरबी पीओ के लिए जून से पढ़ोगे तब भी आराम से आपका अच्छे खासे मार्क्स से आप निकाल लोगे पेपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का क्या पैटर्न होता है, कैसे जो है आरआरबी पीओ और क्लर्क अलग है, मैं ये आपको थंबनेल में बताया हूँ। तो हम इसके बारे में समझते हैं कैसे जो है आईबीपीएस पीओ का जो है पेपर आता है। आईबीपीएस पीओ के बारे में बात करें तो पिछले बार जो पेपर हो रहा था वो 30 नवंबर 2024 में हो रहा था, इस बार कब हो रहा है 28 नवंबर 2025 में हो रहा है। तो सेम चीज़ समझ सकते हो कि पिछली बार जो पेपर आया था उसमें नवंबर से भी क्वेश्चन थे, नवंबर में एग्जाम था, नवंबर से क्वेश्चन थे, उसके बाद अक्टूबर से 6 क्वेश्चन थे, सितंबर से 3 थे, अगस्त से थे, जुलाई से थे, फिर जून, ये सब आप मिस कर सकते हो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते जो लास्ट के रह गए। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के बारे में बात करें तो इनका मेन फोकस रहता है लास्ट के 2 से 3 महीने में, इन इधर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फोकस करना है, अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो लास्ट के 2 से 3 महीने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो फोकस आपका ये लास्ट के 2 से 3 महीने में ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे तो मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आपको यही से मिलेंगे। ये देख सकते हो कि 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने मान सकते हो, यही से जो है मेजर क्वेश्चंस आए हैं। जो भी बंदे ने ये सारे कर लिए होंगे वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। और पिछली बार तो पेपर भी इसका ईजी आया था। आरआरबी का पेपर का चक्कर ये रहता है कि वहाँ पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सेम आईपीएस में भी रहता है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा अलग पूछा जाता है, मतलब थोड़ा ट्रिपिकल पूछा जाता है। आईपीएस क्यू के बारे में बात करें तो इस बार आरबीआई का सर्कुलर ऐड किया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, आरबीआई सर्कुलर से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कुछ स्टेटमेंट वाला, तो डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आईपीएस पीओ के लिए भी जो है आपको डीपली प्रिपरेशन करनी है, जैसे बाकी आप आरआरबी पीओ में जो पहले करते थे वैसी तरह से। ठीक है, और मोस्टली फोकस करना जो बैंकिंग रिलेटेड है, क्योंकि आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है एज कम्पेयर टू आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, जहाँ पे आपको डाइवर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्स पूछे जाते हैं। आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क में क्या पूछा जाता है, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क में जो है आपको बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं आईपीएस क्लर्क के बारे में देखते हैं। तो आईपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है 13 अक्टूबर 2024 में हुआ था। इसमें आपको मिलेगा कि अगस्त से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, उसके बाद जुलाई से, उसके बाद आप देख सकते हो सितंबर से 3 आए थे, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का। यहाँ पे भी देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लास्ट 2 to 3 मंथ से ही मिलेंगे। तो सीधा मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा ज़्यादा यहीं पे फोकस करना। आईबीपीएस कभी पैटर्न जो है फॉलो नहीं करता, क्या पता इस बार ऐसा पूछा गया, पिछली बार ऐसा पूछा गया, इस बार कुछ और पूछ दे। लेकिन देखा जाए तो पिछले 2023-24 का अगर एनालिसिस करें तो उसमें मिलता है कि आईपीएस पीओ और क्लर्क में टोटल 2 से 3 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेटर यही है कि 2 से 3 महीने ज़्यादा फोकस करो, उसके बाद जो बाकी रह गए उसमें पढ़ते हुए जाओ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक और पॉइंट मेरा यहाँ पे ध्यान देना कि जो आरआरबी पीओ की तैयारी करने वाला है सीधे के सीधे, वो अभी अप्रैल का जो करंट अफेयर्स पढ़े हुए होंगे आईपीएस का, आईपीएस पीओ के टाइम पे, तो उनको थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज होगा। जैसे अप्रैल का पढ़ा, फिर मई का पढ़ा, उसके बाद जून का पढ़ा। आप जब तक नवंबर तक
पहुंचोगे, जब तक नवंबर का मंथ पहुंचोगे तब तो ये सारे करंट अफेयर्स आप भूल जाओगे, मैक्सिमम करंट अफेयर्स भूल जाओगे। जैसे अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो अपॉइंटमेंट तो मोस्टली आपको याद रहेगा ही नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अपॉइंटमेंट याद नहीं रहेगा, अवार्ड किसको क्या दिया गया, ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। क्या याद रहेंगी, आरबीआई के न्यूज़ याद रहेंगे, नेशनल न्यूज़ याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो रहते हैं ये आपके डेली मरिया में भी आता होगा, ठीक है, चीज़ें। उसके साथ आपने ये सब एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, आरबीआई का एक बार न्यूज़ पढ़ लिया, उसके साथ नेशनल का एक बार न्यूज़ पढ़ लिया, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो नहीं निकलता कभी। लेकिन अपॉइंटमेंट पढ़ा, किसको क्या अपॉइंट किया है, वो सब निकल जाता है। तो बेटर यही है कि अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, तो इसमें ज़्यादा फोकस मत करो, इसमें ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करो। ये बाद में भी याद करो तब भी हो जाएगा, बाद में भी याद हो जाता है। अभी से दिमाग में फोर्स मत डालो। अभी जो इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको पढ़ो, बैंकिंग के लॉन्चेस पढ़ो, उसमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये जो निकालते हैं लॉन्च करते हैं उसमें भी ज़्यादा फोकस मत करो, वो भी भूल जाओगे। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आईपीएस की तैयारी करो तो अभी के लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आईपीएस का तो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, 12 अक्टूबर को तो एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो उसी में आपको ध्यान देना, ठीक है। आई थिंक ये मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या, 28 नवंबर बोल दिया था क्या, हाँ सॉरी, 12 अक्टूबर को इनका इसका एग्जाम है, ठीक है, मेंस का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। यहाँ पे देखोगे तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कीम। अगर मैं बात करूँ 2023 में आपको स्कीम से लौटा 9 से 10 क्वेश्चंस आए थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 के बारे में बात करें, 2024 में भी आपको 6 क्वेश्चन जो है स्कीम से आए थे, वो भी सिंपल थे, थोड़े बहुत सिंपल थे, और थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाले भी थे, ठीक है, स्टेटमेंट वाले से ज़्यादा सिंपल ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मोस्टली फोकस करना, जो भी आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहा है वो स्किल्स में ज़्यादा फोकस करना। उसके साथ जो फोकस करना है आपको एग्रीकल्चर, एमएसएमई, नाबार्ड, रूरल, जो पर्सन में डिसेबिलिटी है, ये सारे जो न्यूज़ रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन पीएसएल के बारे में बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा फोकस करना, कोई भी अगर एमएसएमई रिलेटेड है तो उसमें ज़्यादा फोकस करना, नाबार्ड का कोई न्यूज़ आ गया उसमें ज़्यादा फोकस करना, रूरल रिलेटेड कोई न्यूज़ है उसमें ज़्यादा फोकस करना, और पर्सन में डिसेबिलिटी अगर कोई रहा तो उसमें ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई, ये सब में ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो है आरआरबी में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक बैंकिंग के बारे में बात करें तो स्टैटिक बैंकिंग में आरआरबी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी में थोड़े पीछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टैटिक बैंकिंग पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। सेम चीज़ आईपीएस पीओ में भी लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टैटिक बैंकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक बैंकिंग पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, लेकिन आरआरबी में पूछे जाते हैं वो प्रॉपर जो है स्टैटिक बैंकिंग से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपको छोड़ना नहीं हो अपॉइंटमेंट है, क्योंकि बात करें अपॉइंटमेंट आपको आरआरबी क्लर्क में बहुत काम करेगा, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में पिछले साल की बात करें तो कुछ 6 से 8 अपॉइंटमेंट्स आ गए थे, और 2024 के बारे में बात करें तो वहाँ पे तो 1-2 ही आ पाए थे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। और मैंने ऐसे बताया कि लास्ट में पढ़ोगे तब भी अपॉइंटमेंट हो जाता है याद, इतना भी कुछ हार्ड नहीं होता, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद और क्या क्या रहता है, अवार्ड्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रहता है डिफेंस, साइंस एंड टेक, उसके बाद स्पोर्ट्स। तो ये सारे जो भी रहते हैं ये सारे थोड़े लेसन बोर्ड में आते हैं। उसका जो इंपॉर्टेंट डेज आता है, फिर अपॉर्चुनिटीज आती है, ये सब के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सारे से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो बेटर ये है कि यहाँ ये वाले जो टॉपिक्स रहते हैं इनको लास्ट में करो, या तो इनको स्किप करते हुए चलो, वो बेटर ऑप्शन है। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें फोकस करो, जैसे अवार्ड, डिफेंस में भी आप फोकस नहीं करोगे अभी भी चलेगा। फिर स्पोर्ट्स पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट ट्राई करो कि जितने भी स्पोर्ट्स है सबको एक जगह पे कैटेगराइज करने की, उसके बाद जो इसको पढ़ते हुए चलो। बात करें आईपीएस पीओ में, तो आईपीएस पीओ में मोस्टली फोकस करना है आपको आरबीआई में। आरबीआई रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसमें इवन आरबीआई सर्कुलर तो इस बार ऐड किया गया है, तो आरबीआई सर्कुलर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ डिजिटल बैंकिंग, ये सब में आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। उसके बाद बात करें बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद आपको फोकस करना है। स्कीम्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आईपीएस पीओ में। आईपीएस क्लर्क के बारे में बात करें तो आईपीएस क्लर्क बहुत डाइवर्स रहता है, बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है फील्ड से, अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्कीम का आपको याद रखना है कि स्कीम भी याद रखना है। उसका स्टैटिक बैंकिंग की बात करें तो स्टैटिक बैंकिंग मोस्टली जो करंट अफेयर्स है वहाँ से पूछा जाता है, और अपॉइंटमेंट मोस्टली बैंकिंग रिलेटेड जो है अपॉइंटमेंट रहता है उसमें ज़्यादा फोकस है। सब पढ़ना है, लेकिन जो बैंकिंग रिलेटेड रहता है वो ज़्यादा पढ़ना है। कुछ अपॉइंटमेंट स्किप कर सकते हो, जैसे पीएम इंटरनेशनली कोई पीएम प्रेसिडेंट बने हैं तो वो सब आप स्किप कर सकते हो। वो सब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, वो चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। कैसे जो है मैंने 4 नंबर से 30 नंबर स्कोर किया, उस वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। अब हम बात करते हैं कि कब आप कितने, मतलब आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपको कितने महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। 28 दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम है मेंस आरआरबी पीओ का, और आरआरबी क्लर्क का 1 फरवरी 2026 में। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिसंबर करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त,
जुलाई, यहाँ तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जुलाई से स्टार्ट करोगे तब भी चल जाएगा। और उससे भी अच्छा रहेगा कि अगर आप IPS PO की तैयारी कर रहे हो तो अप्रैल से स्टार्ट करते हुए चलो, आपका सब कुछ सब कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कुछ एक दो छूट भी सकता है, जो 2023 से कभी पूछ दिया, 2024 से कभी पूछ दिया, तो वो सब छूट सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं तो कोई कर नहीं पाएगा। तो बेटर यही है कि आप भी इसको छोड़ते हुए चलो। RRBO की बात करें तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये जो है आपको पढ़ना है, ये 6 महीने पढ़ना है। बाकी आपको अगर कर पाओ तो बेटर है, और नहीं कर पाओ तब भी कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको फोकस करते चलना है। स्पेशली यहीं पे भी यही रूल अप्लाई होता है कि 3 महीने, जो लास्ट 3 महीने यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, 2 to 3 मंथ्स में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 2 से 3 महीने में। और अगर 1 फेब में एग्जाम है तो इसका मतलब लास्ट वीक ऑफ जनवरी से आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर 1-2 दिन पहले भी जो है न्यूज़ पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देते चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले अगर आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा तो आप बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम पूरा का पूरा कंटेंट जो है माइंड मैपिंग फॉर्म में देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो है स्टूडेंट जो है अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनके रिजल्ट आना बाकी है, और रिजल्ट आएगा तो फिर और ज़्यादा स्कोर करेंगे पिछले बार के हिसाब से। तो इस बार ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार सेलेक्ट होंगे, ठीक है। हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि पिछले बार RRB PO में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए बैंकिंग स्कीम्स और अदर्स में, वैसे ही हम IBPS PO की भी बात करेंगे। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अवार्ड के बारे में बात करें तो अवार्ड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो अपॉइंटमेंट से मैं आपको ये बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज़ में जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप सीरियस हो तभी देखना, अगर आप सीरियस हो, नॉन सीरियस हो तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले बढ़ते हैं, मई 2024 में ये क्वेश्चन आया था। एग्जाम कब हुआ था? अगस्त में एग्जाम हुआ था RRB PO का पिछली बार, ठीक है। सॉरी, अगस्त में नहीं, सितंबर में हुआ था। तो मई 2024 में जो पहला क्वेश्चन आया था कि HDFC बैंक ने लोन दिया है 500 मिलियन का, ठीक है। तो लोन जो 500 मिलियन का लिया है किससे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से। किस कारणवश लिया, ये पूछा गया था, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। और लोन के बारे में बात करें तो लोन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो लोन में किस किस तरह से क्वेश्चन बनता है? लोन का अमाउंट पूछा जाता है आपसे, कितना अमाउंट है, लोन का पर्पस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। लोन का पर्पस क्या है, लोन किसने लिया है, किसने दिया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो लोन से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछा गया कि RBI का एक पोर्टल पूछा गया था जो कि अनक्लेम डिपॉजिट्स को जो है क्लेम करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, उद्गम पोर्टल इसका है आंसर। इसका एक बार फुल फॉर्म भी पूछा गया था, उद्गम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते हुए चलनी है। कोई भी पोर्टल अगर RBI रिलीज करता है तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंकिंग में RBI से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं बनते, लेकिन IPS PO के बारे में बात करें तो वहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन जून 2024 में आया था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा पहला कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिन्होंने UPI पेमेंट जो है अडॉप्ट किया था। तो उसका आंसर था पेरू। ऐसा सेम क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा पहला कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है, जो कि इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डेट दाबागो, जो भी इसका मैंने एक्चुअली मैं इसका स्पेलिंग बोल रहा हूँ, देख लेना और आप बताना भी क्या इसका आंसर होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है जनवरी 2024 में क्वेश्चन आया था। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है जनवरी 2024 का है, ठीक है। इसमें पूछा गया था आज सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो कि इनऑपरेट रहता है, तो वो कितने महीने तक जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो इनऑपरेट है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा 24 महीना, जिसको डॉर्मेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता 2 साल तक तो उसको डॉर्मेंट अकाउंट या तो इनएक्टिवेट अकाउंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है री-केवाईसी करनी पड़ती है। तो एक तरह सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बार बार न्यूज़ में आ रहा था, लेकिन जनवरी 2024 से जो है ये पूछा गया हुआ है। तो इसका आंसर आप डेफिनेटली अभी तो दे दोगे, लेकिन उस समय ये न्यूज़ में 2024 में आया था, जनवरी के टाइम में, और न्यूज़ में जनवरी के टाइम में आया था, लेकिन एग्जाम में आपको अगस्त में मिलने वाला है। उसके बाद अप्रैल 2024 के बारे में बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा बैंक को जो है अलाउ कर देगा यूनिवर्सल बैंक के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया कि ये यूनिवर्सल बैंक बन सकता है। तो ये यही वाला रूल है, ये वाला रूल की वजह से जो है बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जिसकी वजह से पूछा गया था। मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ कि हर बार मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ,
कि इंपॉर्टेंट न्यूज होता है वही से क्वेश्चन आता है बैंक के एग्जाम में, ये चीज ध्यान देना। ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको पूछेगा कि ये कौन डांस करता है, ये कौन गाना गाता है। ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है, बैंक का एग्जाम है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहता है वही से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डीपली पढ़ना है। ये तो डीपली भी नहीं था, ये तो ऊपर ऊपर से पूछा गया था, ठीक है, ये तो डीपली भी नहीं था। और जो बाकी चीजें उसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तब भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था जून 2024, जिसमें बल्क डिपॉजिट की लिमिट पूछी गई थी आरबीआई के द्वारा। ये भी देखो आरबीआई का न्यूज है, ये भी आरबीआई का न्यूज है, ये भी आरबीआई का न्यूज है। देख सकते हो कि टोटल 6 न्यूज में से आपको 3 जो है न्यूज आरबीआई की तरफ से मिल रहा है, ठीक है। एक आपको एनपीसीआई की तरफ से मिला है, यूपीआई वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ वाला है, क्योंकि पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये रिपीट हुआ। इवन आरआरबी क्लर्क में भी मेरे ख्याल से ये वापस से रिपीट हुआ था, ठीक है। तो जो उद्यम जो है वापस से रिपीट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की, कुछ कुछ चीज़ें जो रिपीट होती है। और किसी टीचर की बात मत सुनो, मेरी बात मत सुनो, प्रीवियस ईयर उठाओ और प्रीवियस उठा के देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। अब ऐसे जंग में जाने का मतलब ही क्या जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपको फाइट किससे करनी है, कैसे करनी है। तो वो चीज़ पता लगेगी तभी जब प्रीवियस ईयर उठाओगे। कोई टीचर की बात मत सुनो कि ये पढ़ो वो पढ़ो, अपॉइंटमेंट पढ़ाते जा रहे हैं अपॉइंटमेंट। यार कुछ कुछ अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, ये समझना पड़ेगा आपको। जो इंपॉर्टेंट है आप उसी को पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, और जो नहीं इंपॉर्टेंट को कम रिवाइज करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट से ही आएगा, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नया बल्क लिमिट कितना रखा गया है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। तो उस समय जो है 3 करोड़ और उससे अबव का जो है लिमिट बढ़ाया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक बैंकिंग से, ठीक है, स्टैटिक जी के स्टैटिक बैंकिंग मान सकते हो, जिसमें पूछा गया था कि विच एंटिटी इज ऑथराइज टू इशू सिक्योरिटी बॉन्ड। सिक्योरिटी बॉन्ड कौन इशू कर सकता है, तो ये कहीं पे भी न्यूज में नहीं था। ये इंश्योरेंस कंपनी इशू कर सकती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा था, ठीक है। 6 क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, इजी थे, लेकिन थोड़ा एग्जाम में कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। ये लोग ऑप्शन में कंफ्यूज कर देंगे, उद्गाम उद्गेम उद्गीम ऐसा कर देंगे जिसके साथ पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको, और कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जिसको छोड़ने लायक होता है, ठीक है, तो इसको छोड़ते हुए ही चलो। उसके बाद पढ़े एमंग दी, कुछ वर्ड दिए गए थे जिसमें से पूछा गया था कौन जो है डायरेक्टली लिंक नहीं है लोन से, ठीक है। ये तो लोन टू वैल्यू है। ई के वाई केसीसी जो है वो भी लोन के रिलेटेड ही है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लोन भी ले सकते हो, ईएमआई भी लोन के रिलेटेड है। जो सीवी है वो लोन के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, सीवी इसका आंसर था, ठीक है। सीवी भी पता होगा, कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे रहता है, तो वही चीज़ है यहाँ, तो वो जो है नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा गया था। एक पूछा गया था कि कौन सा जो है प्राइवेट बैंक लीड बैंक की तरफ से नहीं है आरबीआई के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया जो भी आउट ऑफ द बॉक्स ही था वापस से। तो इसका आंसर था एचडीएफसी, ये स्टैटिक का क्वेश्चन था। उसका पूछा गया था जो TREDS प्लेटफॉर्म है इसमें कौन सा कंपोनेंट एप्लीकेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये सारी चीज़ें आप स्टैटिक अगर किसका भी उठाओगे तो वो सारे कवर नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। इवन मैंने भी अभी रिसेंटली स्टैटिक वाला PDF रिलीज किया है, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये सारे पॉइंट मुझे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो ये TREDS वाला तो मैं ऐड करने वाला हूँ, GST वाला, और बाकी जितने भी कंपोनेंट जो भी हैं वो सारा कुछ ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक PDF है आपको मिल जाएगा बैंक से टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो पार्ट भी आने वाला है उसमें मैं आपको अपडेट करके ये सारी चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमने लीड बैंक भी अब कवर नहीं करके रखा हुआ है, तो लीड बैंक में जब कवर करेंगे तो उसमें आपको दे दूंगा कि कौन कौन से बैंक लीड बैंक नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने भी पॉइंट याद रख लिया है अपनी तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर बढ़े। तो 11 क्वेश्चन में मिलेगा व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड अदर फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करें तो मैं बार बार वीडियोस में रिपीट करता हूँ, ये एक तरह का प्राइवेट फंड है या तो हज फंड है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन था प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह, तो यही जो इसका आंसर था, ठीक है। तो इसको सेबी रेगुलेट करता है। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है वो नॉर्मल फंड से डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड है वैसा नहीं रहता, ये प्राइवेट फंड होता है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, और इसमें जो हाई नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं वही जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं स्कीम्स के ऊपर। स्कीम और एग्रीकल्चर से कितने क्वेश्चन आए थे हम उसको देखते हैं। तो स्कीम के बारे में बात करें तो मई 2024 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रोन डीडी इनिशिएटिव जो लिया गया था उसमें क्या पर्पस था, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर था कि जो रूरल, देख सकते हो यहाँ पे रूरल आ गया, ठीक है, वुमेन आ गया, वुमेन रूरल MSME ये सारे जो रिलेटेड रहते हैं न्यूज, वहां से जो है RRB ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें रूरल आ गया ऊपर से वुमेन आ गया, तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन पूछा कि रूरल वुमेन को जो है ट्रेन करने के लिए जो है ये ड्रोन दीदी इनिशिएटिव लिया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो स्कीम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्कीम से पूछा था, ये स्मॉल स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समित्वा स्कीम है इसके अंतर्गत कौन से पॉपुलेशन को टारगेट करता है, पॉपुलेशन ग्रुप को जो है टारगेट करता है उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के लिए। तो इसका आंसर था ट्राइबल पॉपुलेशन। ये फरवरी 2024 का क्वेश्चन था और ये बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था। सिंपल सा है कि उन्होंने पढ़ा नहीं था कि फरवरी 2024 से आ जाएगा, ये सोचा नहीं था। और डेफिनेटली यार ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, लेकिन जिसने भी फरवरी का पढ़ा होगा वो आराम से देगा क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बल्कि थोड़ा मतलब जो 6 महीने का जो पढ़ के जाते बच्चे उससे बाहर का था। तो बच्चों ने इसलिए बोल दिया कि RRBPO का पेपर हार्ड था, बल्कि हार्ड नहीं था, थोड़ा बस बाहर से पूछा गया था, जितना पढ़ते हैं हम उससे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मार्च 2024 से पूछा गया था, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोटर का एज और PWD, देखो यहाँ पे PWD आ गया, मैंने बोला PWD पढ़ना रहता है आपको। तो जो भी 40 प्लस है वो अपने घर से वोटिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग सक्षम ऐप के थ्रू। ठीक है, तो उनका एज क्या होने वाला है ये पूछा गया था, और जो PWD का जो डिसेबिलिटी है वो कितना होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आपको एज तो 85 प्लस मिलेंगी, 85 प्लस जो है वो कर सकते थे घर से वोट, और जिनका भी डिसेबिलिटी 40 से ज़्यादा है वो कर सकते थे। तो ये दो चीज़ें जो हैं मार्च 2024 में बताई गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 6 महीने का पढ़ो, उसके बाद अगर आपसे हो पाए तो डेफिनेटली 8 महीने का पढ़ के चले जाना, 8 से 10 महीने पढ़ के चले जाना, वो बेटर रहेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन से आने वाले हैं, हो पाए तभी करना, नहीं हो पाए तो 6 महीने ही बार बार रिवाइज करते हुए जाना। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा कौन सी कमेटी ने जो है MSP सपोर्ट के लिए जो है बताया गया था। ठीक है, तो ये भी फरवरी का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको ये फरवरी का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कमेटी से आया गया था। मनरेगा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम के बारे में फुल फॉर्म पूछा गया था। ये भी देख सकते हो, मनरेगा जो है बेस्ड है, रूरल बेस्ड है। ठीक है, और मोस्टली एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है, स्कीम है, रूरल है, यहाँ पे देख सकते हो वुमेन को भी टारगेट करता है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया था, सिंपल सा न्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट GI टैग पूछा गया था, GI टैग का पर्पस क्या है, ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, GI टैग का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये सारे जो है स्टैटिक क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो कितना सिंपल पेपर आया था। और देखो गलती कहाँ पे होगी बच्चों से, पिछली बार मैं बताऊं कि पिछली बार जो है सिर्फ 15 मिनट मिलता है RRBPO का एग्जाम देने के लिए, सेक्शनल जब से टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है 15 मिनट का टाइम मिलता है जो है GA करने के लिए। ठीक है, तो 15 मिनट बहुत कम टाइम है 40 क्वेश्चन करने के लिए। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, अटेम्प्ट करोगे, स्टेटमेंट वाइज के बारे में बात करूँ तो टाइम लगता है थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फट से देखे फट से निकल गए। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहीं पे जो है बच्चों ने गलती करी थी, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ा था, और फिर जो इजी क्वेश्चन है वो उन्होंने मिस कर दिया, जो हार्ड क्वेश्चन थे उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो बेटर ये कि 15 मिनट जो आपको मिल रहा है उसको सही से यूटिलाइज करो, जो इजी क्वेश्चन उसको कर लो अटेम्प्ट, उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला जा रहे हैं उसमें जाना। ठीक है, ये तो बात की बात होगी, वो स्ट्रैटेजी आपको कोई तो कोई बात नहीं बताएगा, या मैं बताऊंगा दूसरा बता देगा, बट बेटर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने का अच्छे से पढ़ लेना, 2 से 3 महीने ज़्यादा फोर्स करना, उसका 6 महीने, उससे ज़्यादा आपका टाइम बच जाए फिर 10 महीने तक पढ़ लेना। ठीक है, और ज़्यादा ट्राई करना कि जो ईजी क्वेश्चन है पेपर में उसको पहले अटेम्प्ट करते हुए चलना। नेक्स्ट अदर्स के ऊपर बढ़े, तो अदर्स में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको समझाऊंगा। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि कितना रैंक है IIT का। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है। कौन जो इलेक्ट नहीं हुआ था नॉन परमानेंट मेंबर में, तो इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, इस बार भी जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसको सेलेक्ट किया गया, तो कौन मेंबर्स नहीं है वो आपको याद रखना है। तो ये सारे जो आपको मैं PDF दे रहा हूँ यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये सब चीज़ें आप वहाँ से पढ़ लेना, PDF के थ्रू पढ़ लेना। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो कि एग्जाम में आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, ये जैसे कि अवार्ड के बारे में बात करें तो अवार्ड में आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि ये पूछा गया है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनी 2024 का, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे कि कौन जो है टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनी है उसके बारे में पढ़ोगे और निकल जाओगे। उसके कैटेगरी जो है डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, तो उसमें लीडर कैटेगरी रहेंगी, टाइटन कैटेगरी रहेंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में किसने टॉप किया वो नहीं पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको टाइटन कैटेगरी का पूछ लिया गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान देते चलनी है। टाइटन कैटेगरी में टाटा ग्रुप था, तो जितने कैटेगरी है उसके इंडिविजुअली जिन्होंने टॉप किया है वो चीज़ आपको डेफिनेटली पढ़ते हुए जानी है। ठीक है, तो जो भी लिस्ट में टॉप में आए हैं उनका नाम आपको पढ़ते हुए जाना है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एयरबस ने एग्रीमेंट किया था MSME के साथ, इसमें आपको SIDBI का फुल फॉर्म, ओके MSE के साथ तो किसने ऑर्गेनाइज, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसका जेस बेगर का फाउंडर पूछा गया था, ब्लू ओरिजिन का फाउंडर पूछा गया था, ये भी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आयरन ड्रोम पूछा गया था, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, गॉड पार्टिकल ये तो कुछ काम का नहीं था, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया था। ये जो है कई करंट अफेयर्स में नहीं था, लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन था जो कि सीरी के ऊपर पूछा गया था कि एप्पल का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि परफ्यूम कैपिटल किसको बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं स्टैटिक वाले, ये सिर्फ आरआरबी में आता है, ये चीज़ ध्यान देना कि परफ्यूम कैपिटल कौन सा है या पिंक सिटी कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी में पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में इतने नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये सीडी वाला जनरल था, लेकिन जो परफ्यूम कैपिटल था इसके लिए थोड़ा आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो नॉर्मली बैंकिंग में पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद पूछा गया था कि जो मेटा है, मेटा के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद। तो वहाँ पे आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सारे आंसर थे, तो इसमें से आपका आंसर जो है मैसेंजर मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। सॉरी मैसेंजर भी तो फेसबुक का ही पार्ट है, जो इसमें से नहीं था वो ऑप्शन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक सिंपल न्यूज़ ही था, अगर आप थोड़ा आसपास अगर जागरूक रहोगे तो डेफिनेटली दे दोगे। सबसे अजीब क्वेश्चन ये पिंक परफ्यूम सिटी वाला था, क्योंकि लोगों को मुश्किल यहीं पे हुई थी। नेक्स्ट अगर बात करें आईपीएस पीओ की, तो आईपीएस पीओ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में समझते हैं। आईपीएस पीओ में देखोगे तो बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से 4 एनबीएफसीज हैं जिनके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी मारी थी अक्टूबर 2024 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट भी पूछी जाती है। देखो ऐसे मैंने आपको बताया कि आईपीएस मोस्टली बैंकिंग में फोकस करता है, बैंकिंग आरबीआई में इस बार फोकस करने वाला है, तो ये दोनों चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है। तो इसीलिए देख सकते हो कि इस बार आपको लिमिट भी पूछा गया है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है यूपीआई 1 2 3 पे का, जो कि एक तरह का फीचर फोन जो है वो यूज़ कर सकता है। लाइट के अंतर्गत बिना पिन दबाए भी आप पे कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको लिमिट जो रखी गई थी उस समय बढ़वाई गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था 10,000 रखा गया था 1 2 3 के लिए, और फिर 5,000 रखा गया था यूपीआई लाइट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अक्टूबर 2024 का न्यूज़ से उठाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें था स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस और फिर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पिछली बार मर्ज हुए थे। और अभी के टाइम पे क्या न्यूज़ है कि इन्होंने पहला एक तो ब्रांच बना लिया है, यूपीआई ब्रांच बनाया है, और ये जो है धीरे धीरे इनको भी जो है यूनिवर्सल लाइसेंस की तरफ ये भी बढ़ रही है, ठीक है। नवंबर 2024 से क्वेश्चन आया था कि किसने एक कौन से बैंक ने जो है सिंगापुर में अपना एक नया ब्रांच खोला, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आईसीआईसी बैंक था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बाकी क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, बाकी मेरे को अगर कुछ अलग से मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देख सकते हो क्वेश्चन मार्च से पूछा गया था, जिसमें प्रमोटर पूछा गया था नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि प्रमोटर हो गया कोई, या तो कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं इसको याद रखना है। उसके साथ थीम याद रखना है, कोई भी अगर थीम आ रहा है उसका डेडलाइन याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखते हुए चलनी है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ रह गया होगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएचबी का नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। तो यहाँ पे देखोगे तो डेटा में क्वेश्चन आता है 26% बताया गया, तो ये डेटा के अंदर आता है, और डेटा में भी जो की पॉइंट्स है उसके अंदर का जो मेजर की पॉइंट्स है उसके अंदर आएगा, ना कि डिटेल में पूछा गया। ये देखो ये भी डिटेल में नहीं पूछा गया। तो डिटेल में जो पूछा जाता है वो आपको ये मिलेगा, आरबीआई का जो पेमेंट विजन है इसके अंदर 5 एंकर गोल क्या क्या है, ये देखो थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत थी, इतना भी ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन ये 5 गोल आपको पता होनी चाहिए। तो इस बार ऐसे ही कुछ अगर आरबीआई ने कुछ रिलीज किया गया हो तो उसके कुछ गोल हैं, कुछ इनिशिएटिव है, तो वो चीज़ डिटेल में पूछी जा सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मैं आपको स्कीम के ऊपर ले चलता हूँ। स्कीम से पहले ये और कुछ क्वेश्चन है आपको देख लेना। इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना है, तो 75% ऑफ द टोटल क्रेडिट पिछली बार था, बट अभी के टाइम पे 60% है। आरबीआई ने डेटा अपडेट कर दिया है, तो अभी के टाइम पे 60% है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो है आपको कैपिटल एडिक्विटी रेशियो पूछा गया था, ये 9%, ये तो ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्टैटिक न्यूज़ का मतलब क्या होगी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसको भी आपको कंटिन्यूसली पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को स्किप मत करना। किसी का भी पीडीएफ उठाना, 50 पेज 60 पेज का बना के रखो, इवन मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं माइंड मैपिंग में प्रोवाइड करता हूँ, बाकी जो भी जहाँ से आपको पसंद लग रहा हो वहाँ से पढ़ लेना। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस मत छोड़ना, ठीक है, वो पढ़ के चले जाना, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस जाए तब भी बहुत है, क्योंकि ईजी रहता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्कीम के ऊपर। आईपीएस पीओ में स्कीम से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी वापस से लिमिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आईपीएस का मोस्टली आईपीएस पीओ के बारे में बात करें, एसबीआई पीओ के बारे में बात करें, तो इनका मोस्टली फोकस होता है वैल्यूज पे, जो वैल्यूज रहती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पे भी देखो वैल्यू पूछा गया, क्या जो है टारगेट है नेशनल मिशन फॉर हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा गया, यहाँ पे वैल्यू पूछा गया, देखोगे तो क्या डेट है इस स्कीम का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो स्कीम है, लेकिन वैल्यू पूछा गया, क्या इसका डेडलाइन रखा गया, ऐसा कुछ। तो आपको डेडलाइन याद रखते हुए चलना। इस तरह देखो यहाँ पे वैल्यू पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि जो योजना है वहाँ पे कितना रेट रखा गया, ये भी अभी के टाइम पे यही करंट रेट अभी यही है।
तो ये आपको देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू पूछेगा, तो आपको वैल्यूज में ज़्यादा फोकस करना है। आरआरबी में वैल्यूज नहीं पूछेगा, लेकिन आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ में ज़्यादा वैल्यूज में ज़्यादा इनका फोकस रहता है। उसका एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, लखपति दीदी योजना जो है वहाँ उसके मिनिस्टर कौन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और आईपीएस पीओ के बारे में बात करें तो आईपीएस पीओ का पिछली बार पेपर जो था वो सिंपल ही था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि सिंपल ही आना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट होंगे, स्टेटमेंट वाइज वाले आने वाले हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स अच्छा खासा आपको दे देगा, तो डेफिनेटली कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट भी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अदर्स के ऊपर बढ़े तो इसको स्किप कर देना, ठीक है, ये मैं हटाने के लिए भूल गया। अच्छा 1 मिनट देना मेरे को, तो टेलीग्राम में खुल गया। तो इसके बारे में बात करें, व्हाट इज़ द कैश रिवॉर्ड गिवन टू द विनर ऑफ द बुकर प्राइज। देखो प्राइज में क्या रहता है, जब भी आप अवार्ड पढ़ रहे होते हो तो अवार्ड में क्या रहता है कि जब अवार्ड पढ़ते हो तो आप अवार्ड तो पढ़ लेते हो, लेकिन उस किसको मिला है वो तो पढ़ लेते हो, लेकिन उसका प्राइज मनी पढ़ना भूल जाते हो। तो एग्जामिनर आपको प्राइज मनी से भी क्वेश्चन पूछता है। इसका नाम क्या हो गया, जो प्राइज मनी होता है अवार्ड का वो भी पढ़ना जरूरी होता है, हर एक का नहीं, जो इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे बुकर प्राइज हो गया, उसके साथ मान सकते हो कि ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं उनको याद रखना है। उसके साथ ही एक और न्यूज़ देखोगे तो ये भी अवार्ड की तरफ से आया था कि लखपति नहीं सॉरी लापता लेडीज़ का जो मूवी आया था, इसको ऑस्कर में एंट्री मिली थी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर पूछा गया था, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूज़ था। तो इसमें क्या करना है कि जब भी अवार्ड आए, कोई डायरेक्टर, कोई मूवी हो, कोई फिल्म हो, तो उसका डायरेक्टर याद कर लेना, उसका प्रोड्यूसर याद कर लेना, एक्टर्स के थोड़े बहुत नाम याद कर लेना, जो लीड एक्टर्स हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है थोड़े बहुत याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट डिफेंस से न्यूज़ आ रहा है, इसमें लीडार जो है, इसमें से आपको आर का जो है लेटर का जो है आपको मतलब पूछा गया था, ठीक है। तो इसका मतलब था रेंजिंग, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ये था डिफेंस की तरफ से, और ये लीडार से जो है आपको फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये डिफिकल्ट में आता है, तो बहुत लोगों ने इसका आंसर नहीं भी दे पा रहे थे। नेक्स्ट भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद CCPA ने गाइडलाइन कुछ लॉन्च किया था, वो पूछा गया था, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर यूनिकॉर्न को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2024 से, ये एमयू साइन किया गया था, जहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड पूछा नहीं गया था IPS PO में, ठीक है। बाकी आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हो, बाकी ये भी कुछ और क्वेश्चन हैं, ठीक है। बात करें पैटर्न की, तो RRB PO में इस बार सेम पैटर्न है, कुछ चेंजेस नहीं हुए। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स का, क्वांट में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और टोटल 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश का कुछ पेपर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान देना। तो इंग्लिश का पेपर नहीं होता प्रीलिम्स में, तो बेनिफिट उनको हो जाता है जिनका इंग्लिश कमजोर होता है, ठीक है। और पेपर के बारे में बात करें, पेपर लेवल की, तो RRB PO का जो पेपर है वो IPS PO से डेफिनेटली ईजी रहता है, लेकिन IPS क्लर्क से हार्ड रहता है। और RRB क्लर्क का पेपर सबसे ज़्यादा इजी RRB क्लर्क का पेपर रहता है, बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है वहाँ पे। तो RRB क्लर्क का तो टेंशन नहीं लेना कि अगर आप IPS PO की तैयारी कर रहे हो और IPS PO की तैयारी कर रहे हो, तो RRB क्लर्क का प्रीलिम्स की तैयारी, RRB PO RRB क्लर्क दोनों की प्रीलिम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप जो तैयारी करो उसी से हो जाएगा। नेक्स्ट मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस में भी सेम पैटर्न है, रीजनिंग 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आधे मार्क्स मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी से कोई भी लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है आपके पास, कोई भी एक चॉइस कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदी का पेपर लास्ट कुछ सालों से देखा जा रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो सोच समझ के जो है हिंदी को चॉइस करना। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी अच्छा हो तो इंग्लिश को चॉइस करने का ज़्यादा देखना, ठीक है। क्योंकि हिंदी डिफिकल्ट आता है तो फिर क्या हो जाता है कि बच्चे जो है स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा होगा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है हिंदी तो अलग बात है, लेकिन अगर एवरेज है तो फिर बेटर है कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा फोकस करते चलें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा ज़्यादा ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, ऐसा सब बच्चों का कहना होता है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें कंप्यूटर और GA की, तो कंप्यूटर में तो सफिशिएंट टाइम देकर रखा हुआ है, GA में थोड़ा कम टाइम देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है वीडियो एंड होता है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी बात करें, अगर आपको माइंड मैपिंग फॉर्म में अगर कंटेंट पढ़ना हो तो @banking.t.me या तो @banking साथी में आप क्लिक कर सकते हो, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा ये PDF, इवन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का PDF देकर रखा हुआ है, इवन बाकी PDF भी जो है माइंड मैपिंग फॉर्म में। इवन आप सर्च भी कर सकते हो www.mappingoffice.com, आपको वहाँ पे भी जो है सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। कुछ फ्री है, कुछ पेड है, मेरी भी टीम है, मुझे भी पूरे का पूरा संभालना पड़ता है पूरी टीम को, तो इसलिए मेरा कुछ PDF जो है पेड भी है।
सो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और अगर माइंड मैपिंग फॉर्म में अगर कंटेंट पढ़ना हो तो सब्सक्राइब टू चैनल। बाकी हम यहीं पे एंड करते हैं ये सेशन। बाकी हम कल मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ।